हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज 20 प्रश्नों के एक महत्वपूर्ण सीरीज के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जो भी विद्यार्थी भिन्न-भिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी या यूपीएससी या आर्मी की या आगे आने वाले केवीएस या एनवीएस की, तो उन सभी के लिए सामान्य अध्ययन का यह महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें तथा लाइक भी करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज सामान्य अध्ययन का वह महत्वपूर्ण विषय जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो गया होगा। प्रश्न नंबर 1 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पेड़ों की कटाई से क्या होता है? आपको बताना है। प्रदूषण बढ़ता है, लोग विस्थापित हो जाते हैं, पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है, रोजगार मिलता है। पेड़ों की कटाई से ऑप्शन ए है, प्रदूषण बढ़ता है, लोग विस्थापित हो जाते हैं, पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है, रोजगार मिलता है। इसमें ऑप्शंस दिया है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी सी तीनों सही हैं या चारों विकल्प सही हैं। बताएं। इसका जो सी विकल्प है वह सही है, अर्थात ए बी सी, प्रदूषण भी बढ़ता है पेड़ों की कटाई से, लोग विस्थापित हो जाते हैं और पर्यावरण संकट भी उत्पन्न हो जाता है। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषित तो होता ही है, लोगों को विस्थापित होकर अन्यत्र पलायन करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। पर्यावरण के लिए वृक्षों की कटाई एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर देती है। इसलिए इसका तीनों विकल्प सही विकल्प होगा। एक तो प्रदूषण बढ़ेगा, दूसरा लोग विस्थापित हो जाएंगे और तीसरा पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका ये विकल्प सही विकल्प होगा, जिसमें दिया है ए बी सी तीनों सही विकल्प होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? साइमन कमीशन 1928 में जब आया था तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताएं। विकल्प ए है, शिक्षा के सुधार के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में सुधार के लिए। इसका सही विकल्प बताएं। शिक्षा के सुधार के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में सुधार के लिए। 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन आया तो उसका उद्देश्य प्रमुख क्या था? इसका सही विकल्प सी होगा, सैनिक क्षमता में सुधार के लिए आया था। 1919 के अधिनियम की सफलता असफलता पर रिपोर्ट देने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक 7 सदस्यीय आयोग 8 नवंबर 1927 को गठन किया था। इसके सभी सदस्य गोरे थे। इसलिए जब 3 जनवरी 1928 को यह आयोग बंबई उतरा तो उसका जबरदस्त विरोध हुआ और इस आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया था। तो इसका सही विकल्प होगा, सैनिक क्षमता में सुधार के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। ये इतिहास का प्रश्न।
सिंधु घाटी को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृत भांड। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पहले रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था, बताएं। लिपि, नगर नियोजन कारण था, तांबा या मृत भांड। तो तांबा एक ऐसी धातु जिसका प्रयोग बहुत अधिक संख्या में सिंधु घाटी के लोगों ने इसका उपयोग किया, जबकि आर्यों को लोहे का ज्ञान हो गया था, फलतः उन्होंने तांबे का प्रयोग कम से कम किया। इसलिए तांबा का ज्ञान होने से तांबा का ज्ञान लोहे से पहले हुआ। इसी कारण सिंधु सभ्यता को आर्य सभ्यता से पूर्व रखते हैं। तो तांबा इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बहुत सरल प्रश्न है। भारत में प्रथम बार रेल कब चली? 1854, 1853, 1855, 1856। भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1853, 1853। कहां से कहां तक? बंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, जबकि इंग्लैंड में 1825 से ही रेलवे का प्रचलन शुरू हो गया था माना जाता है। इंग्लैंड में 1825 और भारत में पहली बार 1853 जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जब वह भारत का गवर्नर जनरल बना था, उसी समय 1853 में भारत में बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो इसका सही विकल्प बी विकल्प होगा 1853। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 23 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949। बताएं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान सभा में ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक परिश्रम से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण कार्य पूरा करके कुछ उपबंधों को लागू कर दिया था, लेकिन वास्तविक रूप से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए 26 जनवरी को ही भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका बी विकल्प सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं प्रश्न आगे। आज का 6 प्रश्न, एड्स वायरस HTLV 3 की खोज किसने की थी? एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? बताएं। 4 वैज्ञानिकों के नाम, रॉबर्ट गेलो, एडवर्ड जेनर, रॉबर्टसन, लपाजेल जेनर। इसका सही विकल्प होगा रॉबर्ट गेलो। इन्होंने एड्स वायरस HTLV 3 की खोज किया। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 साइंस से। सतह से सतह पर मार करने वाली रक्षा मिसाइल कौन सी है? सतह से सतह पर मार करने वाली रक्षा मिसाइल नाग, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी। सतह से सतह पर मार करने वाली रक्षा मिसाइल
पृथ्वी है, इसका डी विकल्प सही होगा। सतह पृथ्वी पर होती है, इसलिए पृथ्वी आप याद रखें। सतह से सतह पर मार करने वाली रक्षा मिसाइल पृथ्वी है। भारतीय मिसाइल प्रणाली में पृथ्वी एक ऐसी मिसाइल है जो अपने लक्ष्य पर अचूक मार करती है और यह सतह से सतह पर मार करती है। यस यस यम, सतह से सतह पर मार, यस एस यम करती है। अभी तक इसके अनेक परीक्षण किए जा चुके हैं तथा इसके नेवी और एयर प्रतिरूप का भी निर्माण करके सेना को दे दिया गया है। तो पृथ्वी एक ऐसी रक्षा मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है, SSM। इसका डी विकल्प सही विकल्प होगा, याद रखें। प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया था? 4 स्थान, कलकत्ता, भड़ौच, सूरत, अहमदाबाद। बताएं इसका सही विकल्प कौन सा होगा, कमेंट में बताएं प्लीज। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो इसका सही विकल्प होगा सूरत। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कंपनी ने भारत में अपनी फैक्ट्री खोलने के विचार से अनुमति प्राप्त करने हेतु कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा था। हॉकिंस अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। इसके बाद कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली और सूरत में 1612 में फैक्ट्री खोली थी। 1611 में मछलीपट्टनम और 1612 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। इसका सी विकल्प सूरत सही विकल्प हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष है? 62, 63, 64, 65। तो बहुत सा आसान क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। इसका डी विकल्प सही विकल्प होगा। जो डी विकल्प है इसका सही विकल्प होगा। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की है। याद रखें, उच्च न्यायालय में 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष रखा गया है, इसलिए इसका सही विकल्प 65 वर्ष होगा। डी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? विकल्प ए है तिब्बत। देखें, तिब्बत बांग्लादेश भारत, या भारत चीन बांग्लादेश तिब्बत, या भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सिक्किम, या बांग्लादेश पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल। बहाव क्षेत्र पूछ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र ए विकल्प सही होगा, तिब्बत बांग्लादेश भारत। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी की ऊंचाई 5150 मीटर है, वहां से निकलती है। इसे तिब्बत में सापू तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल से 2900 किलोमीटर बहने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
तो तिब्बत, बांग्लादेश, भारत इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा के बारे में आप जानते हैं कि ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जाती है कर्क रेखा। तो इसका सही विकल्प होगा बिहार। बिहार इसका सही विकल्प होगा। याद रखें कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो यह गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सी विकल्प सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? सी.वी. रमन, मदर टेरेसा, एस.जे. भाभा। बताएं। इसका सही विकल्प सी विकल्प होगा, एस.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा भारत के एक महान वैज्ञानिक थे, किंतु ये दुर्भाग्य ही रहा कि इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सका। जबकि सी.वी. रमन को 1930 में, मदर टेरेसा को 1979 में और टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लेकिन एस.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा को दुर्भाग्य ही है कि नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हो सका। इसका सी विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, मकाओ द्वीप का चीन में स्थानांतरण कब हुआ? मकाओ द्वीप का चीन में स्थानांतरण होगा नहीं होगा, हुआ। 1999 में मकाओ द्वीप का चीन में स्थानांतरण हुआ था। मकाओ द्वीप का चीन में स्थानांतरण 1999 में, जबकि चीन को हांगकांग 1997 ईस्वी में ही हुआ था। तो इसका सही विकल्प डी विकल्प होगा 1999। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? 4 विकल्प, सी.वी. रमन, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? 4 विकल्प आपके सामने, बताएं। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 1954 में शुरू किया गया था। यह 1954 में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्र सेवा या जीवन में असाधारण एवं उत्तम कोट की उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। और सबसे पहले यह पुरस्कार 1954 में 3 लोगों को प्रदान किया गया था। याद रखें 1954 में सबसे पहले 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सी.वी. रमन। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न 15 है, 1987 की हिमालयन कार रैली का विजेता कौन था? फिर से प्रश्न देखें, 1987 की हिमालयन कार रैली का विजेता कौन था? जयंत शाह, हरविंग नेल्सन, कोंजीरो शिनोजुका, नागा शिनोजुका। 1987 की हिमालयन कार रैली का विजेता कौन था, बताएं। इसका सही विकल्प होगा सी, कोंजीरो शिनोजुका। कार रैली का विजेता था ये। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। इसका सी विकल्प सही होगा। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या तो दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के एक भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, और वह कौन सा है? संसद। संसद ही भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को ही प्राप्त है, इसलिए इसका सी विकल्प सही विकल्प होगा। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? चार विकल्प आपके सामने, कोल गैस, कोक, पेट्रोलियम, तार। प्राकृतिक गैस कौन है? चार विकल्प आपके सामने, बताएं, कमेंट करके बताएं कि कौन प्राकृतिक ईंधन है। कोल गैस है, कोक है, पेट्रोलियम है, तार है। इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य कमेंट में बताएं प्लीज। इसका हम उत्तर नहीं बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन प्राकृतिक ईंधन पूछ रहा है। कमेंट करके आप जरूर इसका उत्तर बताएंगे। और आज का अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? जीसस क्राइस्ट से संबंधित प्रश्न। गुड फ्राइडे ईसाइयों का प्रमुख त्योहार, ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी या ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, या ईसवी सन का प्रारंभ हुआ था। तो ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ईसा मसीह को इस दिन सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाइयों के द्वारा ईसा को सूली पर चढ़ाए गए दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि संसार के कल्याण के लिए ईसा मसीह ने अपना बलिदान किया था। इसलिए इसका सी विकल्प सही विकल्प होगा, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। प्रश्न नंबर 19, 19वां प्रश्न, निम्न का सही क्रम बताना है। शहनाई, सरोद, चित्रकार, तबला, सितार। वाद्य यंत्र हैं मकबूल फिदा हुसैन, बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रखा, अमजद अली खां, रविशंकर। इसको सही क्रम से करना है। इसका सही क्रम पहले का दूसरा होगा। शहनाई, शहनाई का बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वाद्य यंत्र है और क्रम से सजाने पर इसका दूसरा बिस्मिल्लाह खां सही होगा। शहनाई, बिस्मिल्लाह खां, और दूसरा है सरोद। सरोद का होगा अमजद अली। सरोद दूसरे का अमजद अली खां।
और तीसरा है चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन। ये चित्रकार थे, मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार थे। अगला है तबला, अल्लाह रखा। तबला एक वाद्य यंत्र है और ये कौन बजाते थे? अल्लाह रखा। और पांचवा है सितार, सितार का मिलान रविशंकर से। सितार एक वाद्य यंत्र है और इस वाद्य यंत्र को बजाने वाले रविशंकर। तो इस तरह से मिलान आप करेंगे। शहनाई बिस्मिल्लाह खां, शहनाई बिस्मिल्लाह खां, पहले का शहनाई का बिस्मिल्लाह खां दूसरा, और दूसरे का सरोद का अमजद अली खां, और तीसरा जो चित्रकार है उसका मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन ये चित्रकार थे। चौथा है तबला, तबला को बजाने वाले अल्लाह रखा, और सितार को रविशंकर इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर लास्ट है 20 प्रश्न। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है साइंस से संबंधित, प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन। ऊतकों का निर्माण शरीर में प्रोटीन से होता है, विकल्प ये सही विकल्प होगा। औद्योगिक जो प्रोटीन है वह जैविक पदार्थों का एक यौगिक होता है, बहुत ही प्रमुख महत्वपूर्ण यौगिक होता है, और प्रोटीन से ही हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। इसी से ऊतकों की क्षति की पूर्ति होती है और ऊतकों का फिर से निर्माण होता है। प्रोटीन और एमिनो अम्ल, प्रोटीन जो है वह एमिनो अम्ल से, एमिनो एसिड से बनते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। याद रखें, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है और प्रोटीन जो है इम्यूनो एसिड से बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर भी करें। जितने भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे विद्यार्थीगण हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य अध्ययन का, जिसमें हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही परीक्षा में महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होंगे।